नमस्कार दोस्तों। प्रतिबिंब पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम बीपीएससी साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि भौतिक राशियों को दो भागों में हमने बांटा था, सदिश राशि और अदिश राशि। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैंने पहले ही बोर्ड पे लिख दिया है ताकि आप लोगों का समय ज़्यादा ना लगे। ठीक है। सदिश राशि को यानी वेक्टर राशि को हमने एक्सप्रेस किया था वो राशि जो सिर्फ और सिर्फ जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो, मतलब मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, जिसे एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन अदिश राशि जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो, मतलब जिसको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, तो उसे हम अदिश राशि बोलते हैं। और सदिश राशि इसमें दिशा है और परिमाण भी है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। विस्थापन, जिसे इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, वेग, वेलोसिटी, त्वरण, एक्सेलरेशन, बल, फोर्स है, संवेग, मोमेंटम। इसे m इंटू वी भी बोला जाता है, m इंटू वी, वेलोसिटी। माने वेलोसिटी में अगर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो संवेग बन जाएगा। इसे आगे हम देखेंगे। एक होता है बल आघूर्ण, इसे टॉर्क बोला जाता है। इसे आर मतलब रेडियस क्रॉस एफ बोलते हैं, एफ मतलब फोर्स, इससे इंडिकेट किया जाता है इनको। ठीक है। ये मूवमेंट ऑफ फोर्स इसको बोलते हैं, इंग्लिश में मूवमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क बोलते हैं। आर जहां लग जाता है रेडियस, उसको मूवमेंट बोल देते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स। कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम बोला जाता है इसको। ठीक है। तो विस्थापन हो गया, जिसको डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सभी जितने भी हैं ये सदिश राशि के एग्जाम्पल हैं, मतलब वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल है। इन सभी को प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इन सभी का? तो इस तरह से हमने बताया था क्लास में, एक बड़ा सा एरो लाइन से इंडिकेट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर ये जो है यहां से यहां तक इसका लेंथ जो है इसके मैग्नीट्यूड को बताता है। ठीक है। और ये वाला जो है एरो जिस डायरेक्शन में है उसके डायरेक्शन को बताता है, क्योंकि ये सदिश राशि है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके लिए डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। हम इसे नेक्स्ट में अभी बारी बारी से देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, क्योंकि आगे हम लोग का चैप्टर ही है मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, गति और गति के नियम। तो उसमें हम लोग इसको अलग अलग से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। अब इधर देखते हैं, अदिश राशि में स्केलर क्वांटिटी में इसे एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। तो आप देखेंगे दूरी हो गई, डिस्टेंस, चाल, स्पीड। बहुत सारे लोग स्पीड और वेलोसिटी में अंतर नहीं कर पाते हैं, बोलते हैं यार तुम्हारी स्पीड तो इतनी है, तुम्हारी वेलोसिटी तो इतनी है। उसको उनको पता ही चलता है कि वेलोसिटी स्पीड में क्या अंतर है। स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर डिफरेंट थिंग। स्पीड मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड। अगर आप 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं तो वो आपकी स्पीड है। बट अगर कोई बोल दे भैया कि 20 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, इन साउथ डायरेक्शन और इन एनी डायरेक्शन, अगर वो डायरेक्शन ऐड कर देता है तो वो उसका वेलोसिटी बता देता है। ठीक है। वेलोसिटी और स्पीड में ये अंतर है। टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए कभी भी हमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। मान लीजिए अभी 12 बजा या 2 घंटे हुए या 5 घंटे हुए, तो हमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। क्षेत्रफल, एरिया के लिए भी कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। आयतन के लिए भी नहीं। वॉल्यूम, किसी का कितना ही वॉल्यूम है, 12 120 सीसी है या 109 सीसी का बाइक है या 120 सीसी का बाइक है, तो हम ऐसा तो ही बोलते हैं नॉर्थ के डायरेक्शन में 120 सीसी या साउथ के डायरेक्शन में 120 सीसी, कभी नहीं। बस डायरेक्शन का जरूरत ही नहीं पड़ता इन सभी को एक्सप्रेस करने के लिए। द्रव्यमान, मास और वेट, ये दो सिमिलर वर्ड लगता है घरेलू बोलचाल की भाषा में। अरे इसका वेट कितना है, अरे इसका मास कितना है, हम लोग सेम ले लेते हैं, लेकिन बोथ आर डिफरेंट थिंग। वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। मास उस बॉडी में निहित द्रव्यों की मात्रा होती है ना। जबकि भार जो होता है, वेट जो होता है, वो फोर्स होता है। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, या कोई ग्रह, कोई प्लैनेट किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचता है, वो उसका भार कहलाता है, वेट कहलाता है। अगर अर्थ नहीं होगा तो किसी का वेट जीरो। जैसे हम ऊपर से आकाश से गिर रहे होते हैं, या हम झूला देखे हमने, गोल गोल झूला, अगर उस पर हम चल रहे होते हैं या उस पर झूमते हैं, तो ऊपर से जब नीचे आते हैं तो वेटलेस महसूस करते हैं। क्यों वेटलेस महसूस करते हैं? क्योंकि हमारे पास नीचे सतह में कोई फोर्स लगाने वाला नहीं होता, हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स लगभग जीरो की तरह होता है। तो फ्री फॉल वाला कंडीशन जो होता है उसमें हमारा वेटलेस महसूस करते हैं। और वेट का अनुभव तभी होता है, आपको ध्यान रखेंगे, भार का अनुभव तभी होता है जब आपके नीचे में सतह होती है। अगर सतह नहीं होगा तो भार नहीं होगा। आप कूद जाइए,
आप जब तक हवा में रहते हैं तो आपको वेट महसूस नहीं होता है, आपको फ्री लगता है ना। सेम वही झूला के केस में होता है, बट वहां उसका वेट काम कर रहा होता है, वहां पर वेट उनका काम, लेकिन आपको अनुभव नहीं होता, अनुभव फ्री मतलब स्पेस की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, आप ऐसा लगेगा कि आप स्पेस में हैं। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे हम अच्छे ढंग से। हम देखेंगे कोई वस्तु है, अगर उसका वजन या उसका मास अगर यहाँ पर 6 kg है, ठीक है, 6 kg अगर उसका मास है और वेट उसका हो जाएगा 6 × 10 या 9.81 ले लेते हैं हम लोग, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, हम लोग देखेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ m/g होता है वेट, ठीक है, मास ऑफ द बॉडी, एंड g इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ये होता है वेट जनरली इन अर्थ के टर्म में। अगर वो वस्तु को उठा के फेंक दे, चंद्रमा में चला जाए, तो उसका मास तो वही रहता है भाई, उसका वजन या भार में अंतर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भार का डायरेक्टली रिलेशन किससे है? उस प्लानेट से, किसी अदर उधर से नहीं, उस प्लानेट से, जिस प्लानेट की वस्तु है वो, या जिस प्लानेट पहुंच गई है वो, यानी जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में वो आ रहा है, उसी से भार का रिलेशन है। लेकिन द्रव्यमान का नहीं। मतलब द्रव्यमान मतलब उस वस्तु में निहित द्रव्यों की मात्रा ही द्रव्यमान कहलाती है। तो द्रव्यमान पड़े है, चाहे वस्तु हिमालय पे हो, चाहे वस्तु चांद पे हो, चाहे वस्तु मंगल पे हो, उसका द्रव्यमान, उसका मास वही रहता है, लेकिन उसका वजन, उसका भार बदलते रहता है। इवन आपको आश्चर्य होगा, पृथ्वी के हर एक जगह पे जी की वैल्यू अलग अलग होती है, लेकिन ये साइंस में डीप में जाना पड़ेगा, तभी है ये बीपीएससी या जेपीएससी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको आगे हम लोग देखेंगे ऐसे। तो द्रव्यमान और क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। दाब, प्रेशर भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। हम लोग देखेंगे P इक्वल टू जो होता है F/A होता है। इसको हम लोग अलग से देखेंगे। P इक्वल टू F/A यानी फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है हमारा प्रेशर हो जाता है। तो प्रेशर जो होता है वो डायरेक्शन से परे होता है, और उसको ऐसा मान लिया जाता है कि वो डायरेक्शन जो है उसका वर्टिकली ही लग रहा है, ऐसे करके। हम इसको अलग से एक्स्ट्रा देखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, ऊर्जा, एनर्जी हो गई, या पावर हो गया, या कार्ज हो गया। कार्ज हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में, इसको हम लोग F.S, मतलब F भी एक वेक्टर है और S डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है, लेकिन यहां पर डॉट स्केलर प्रोडक्ट होता है। हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? F.S, यानी F/S cos थीटा, दोनों के बीच का एंगल। इसी कारण देखते हैं ना हम लोग, कभी कभी सुने होंगे, कोई एक मजदूर है, वो इधर मूव कर रहा है, ऊपर अपना सामान लिया हुआ है, ऐसे हाथ से ऊपर अपना सामान लिया हुआ है, और वो इधर मूव कर रहा है। तो बोलते हैं भैया इसके द्वारा जो वर्क है वो जीरो है। भाई इतना काम किया, वो यहाँ सामान से वहां रखा है, लेकिन वर्क डन जीरो है, क्योंकि मूव कर रहा है इधर, सामान का बोझा है इधर, यानी इधर है सामान, इधर मूव कर रहा है और सामान का बोझा है इधर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो F क्या हो गया? मान लीजिए कुछ भी है, मान लीजिए 10 kg 50 kg कुछ भी है, 50 इंटू डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए 10 मीटर इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या? 90 डिग्री। तो कॉस 90 जीरो। तो इसी कारण से हम लोग बोलते हैं मजदूर के द्वारा किया गया वर्क डन जीरो, लेकिन वो क्या पैसा नहीं लेगा? पैसा तो लेता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे इसको पैसा किस लिए मिलता है, आगे हम लोग इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे जब हम लोग वर्क, एनर्जी, पावर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया और ये हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, एक कोई बंदा है श्याम नाम का, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाता है। वो कैसे जा रहा है? पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, और फिर यहां पहुंच जाता है। मान लीजिए यह 5 मीटर है, या 5 किलोमीटर रखिए, 5 किलोमीटर ही रखिए, ये पूरा यहां से 10 किलोमीटर है, और यहां से यहां 7 किलोमीटर है, और यहां से यहां मान लीजिए 2 किलोमीटर है। ठीक है, और संयोगवश आपको यहां से पूरे यहां तक का डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, ये मैं बीपीएससी के स्टूडेंट को बस समझने के लिए बता रहा हूँ, या स्टेट पीसीएस के स्टूडेंट को समझने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल आप देखेंगे इसी बार का क्वेश्चन जो था ना, एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन है। तो आप सोचोगे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लूसेंट या क्राउन से आ रहा है, अब वो जमाना चला गया।
अब कंपटीशन का लेवल भी बढ़ रहा है और अब आप अपने स्तर को बढ़ाना पड़ेगा आपको। बिना स्तर में बढ़ोतरी किए अब आप सोचोगे कंपटीशन निकालें तो थोड़ा मुश्किल है, ठीक है? तो थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड देखेंगे, थोड़ा-सा मॉडरेट तो रहेगा क्वेश्चंस, ठीक है? साइंस के भी क्वेश्चंस आप देखेंगे, तो थोड़ा काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या मिरर का सवाल या लेंस का सवाल या मोशन का सवाल जो आ रहा है, थोड़ा-सा मॉडरेट करके आ रहा है, ठीक है? चलिए इसको देखते हैं अभी हम लोग, थोड़ा-सा, हल्का-सा, ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है? आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो उनको लगेगा ये सर ये क्या बता रहे हैं, ठीक है? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरा क्लास, कोई बंदा इंजीनियर है, इसको उसको मतलब है कि वो उसकी डिग्री है यार बीटेक। कोई ऐसा नहीं है कि उसको घोल के पिला दिया गया है। या कोई डॉक्टर है, उसका मतलब डिग्री है, उसने प्रैक्टिस किया है, पढ़ा है। अगर उसी डॉक्टर के बराबर आप पढ़ लीजिएगा तो आपको भले ही डिग्री ना मिले, लेकिन आप बहुत हद तक बहुत कुछ काम कर सकते हैं। बट सरकार आपको लाइसेंस नहीं देती है और सरकार आपको लाइसेंस नहीं देगी। लाइसेंस लेने के लिए आपको उस कॉलेज में आपको 4 साल या 5 साल जो भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो यही सेम चीज़ यहाँ पर है कि ऐसा नहीं है कि बीटेक वाले ही पढ़ सकते हैं या इंजीनियरिंग वाले ही ये सब चीज़ पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई व्यक्ति कुछ भी पढ़ सकता है। और आप देखेंगे यूपीएससी टॉपर जब भी बनते हैं, कभी-कभी इंजीनियरिंग वाले ज़्यादा बनते थे या अभी भी बन रहे हैं। या कभी-कभी देखेंगे कि इंजीनियरिंग वाले बच्चे आर्ट्स वाले सब्जेक्ट लेते हैं और आर्ट्स वाले को पढ़ते हैं। आर्ट्स वाले इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई है, आप पढ़ सकते हैं। कुछ भी सब्जेक्ट कोई भी आदमी पढ़ सकता है। ठीक है? अब ये देखेंगे ये बंदा जो है ये 5 किलोमीटर इधर गया, 10 किलोमीटर इधर गया, 7 इधर गया, 2 इधर गया। तो अगर इससे पूछा जाए भैया तुमने दूरी कितना तय किया? तुमने दूरी कितना तय किया भैया? या डिस्टेंस तुमने कितना तय किया? तो ये बोलेगा कि भाई 10, 5, 15, 15, 7, 22, 22, 2, 24, 24 किलोमीटर हमने किया। अच्छा मान लीजिए यहां से यहां का डिस्टेंस, मान लीजिए अगर यहां से यहां का डिस्टेंस दिया हुआ है 13 किलोमीटर मान लीजिए, तो इस बंदे की दूरी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 24 किलोमीटर। इस बंदे की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 13 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट हमेशा बंदा तो तय किया ऐसे, अगर ये बंदा ये ऐसे करके ऐसे भी जाता है, ये बंदा ऐसे करके ऐसे 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 घूम के अपना कहीं और बाजार जा रहा है, उसके बाद ऐसे घूम के यहां भी आ रहा है, या ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जा रहा है, तब भी हर केस में उसका डिस्प्लेसमेंट 13 किलोमीटर ही होगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के पर निर्भर करता है। तो हम लोग बोलते भी है डिस्प्लेसमेंट इज ए पॉइंट फंक्शन बोला जाता है। और ये क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पॉइंट फंक्शन। पूछा सकता है इनमें से कौन पॉइंट फंक्शन है? तो जो राशियां, जो फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ पॉइंट में निर्भर करती है, इस पे इसको मतलब नहीं डिस्प्लेसमेंट को, भैया कैसे जा रहे हो यार तुम, वो कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, कभी कभी ऐसे जा रहा है, कभी ऐसे जा रहा है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इस पे इसका और इसका बीच का दूरी भैया एकदम लंबवत दूरी है ना, वो हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या हुआ? एक्चुअल लंबाई कितना गया भैया। अगर इस रास्ते से जाएगा भैया जिग-जग तो जिग-जग काउंट करेंगे फीता से नापते हुए। इस रास्ते से जाएगा 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 2 मीटर, जैसे जैसे जाएगा भैया डिस्टेंस वैसे वैसे मेजर होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट मतलब नहीं भैया। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कहां गया और कहां से चला भैया, दोनों के बीच का डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस ले लो भाई, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड विस्थापन। क्योंकि ये जो है डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ये डिस्टेंस को इंडिकेट करता है। अगर हम आगे आगे, आगे देखेंगे कि आगे क्या होता है, ठीक है? हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, गति और गति के नियम। इसे मोशन एंड इट्स लॉ कहा जाता है। ये जो आप बगल में मेरे बाएं साइड तस्वीर देख रहे हैं, आइंस्टीन की तस्वीर है। उनका अलग ही थ्योरी था। ये जो हम लोग अभी लॉ पढ़ेंगे, ये न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे, न्यूटन्स के मोशंस के लॉ या न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है? जनरली सवाल जो है एग्जाम्स में न्यूटोनियन मैकेनिक्स नहीं आता है, एक आइंस्टीन की मैकेनिक्स होती है, इसे क्वांटम मैकेनिक्स बोला जाता है या रिलेटिविटी का मैकेनिक्स बोला जाता है ना। आइंस्टीन ने बहुत सारा कुछ अलग ही थ्योरी दिया था। और आपको लगेगा कि सर इतना डीप में क्यों बता रहे हैं, मैं थोड़ा हल्का सा आपको एग्जाम समझा रहा हूँ कि जो कुछ लॉ है, रूल्स है,
जो मैं बताने जा रहा हूँ वो न्यूटोनियन फिजिक्स के लिए होता है। न्यूटन ने जो सिद्धांत दिया उसके लिए होता है। ये लॉ जो है माइन्यूट लेवल पे, जब हम लोग क्वांटम में चले जाते हैं वहाँ पर ये सिद्धांत लागू नहीं होता है, वहाँ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसके लिए आइंस्टीन को बहुत वर्ल्ड में विख्यात है आइंस्टीन अपने इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, ठीक है, ब्राउनियन मोशन के लिए। तो हम आगे बताएंगे एक एक करके, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स तो जब मैं आपको क्लास लूँगा तो आपको अच्छा लगेगा, और उसको कैसे मैं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ूंगा तो आपको लगेगा कि वास्तव में बहुत सारी चीज़ें जो है भारतीय दर्शन विज्ञान, भारतीय दर्शन शास्त्र में जुड़ी हुई है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, पाश्चात्य को जल्दी पकड़ लेते हैं, वेस्टर्न कल्चर को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारी कनाद, आप आगे बताएंगे हम कभी जब हिस्ट्री का क्लास लेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं गति और गति के नियम, ये सारा लॉ, ये सारा रूल्स जो है न्यूटोनियन मैकेनिक्स के लिए, और हमें हमारे एग्जाम्पल्स, हमारे सवाल जो आएंगे न्यूटोनियन मैकेनिक्स से ही आएंगे, ठीक है। तो अब गति क्या होता है, गति इसको हम लोग मोशन बोलते हैं, और एक होता है विराम, इसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट। अच्छा, कोई आदमी गति में है या कोई आदमी मोशन में है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहां रुका हुआ हूं, इसका मतलब क्या हुआ? किसी के रिस्पेक्ट में रुका हुआ हूं, किसी के रिलेटिव में रुका हुआ हूं, है ना। कोई आदमी रेस्ट में है तो किसी के रिस्पेक्ट में होगा। जैसे बोलते हैं ना, कोई आदमी अमीर है, कोई आदमी गरीब है, तो कैसे बोलते हैं भाई वो गरीब है, भैया वो उसको कुछ दे दो, या भैया अंबानी बहुत अमीर है या अडानी जी बहुत अमीर है ना। तो कैसे बोलते हैं हम लोग अपने आप को रिस्पेक्ट मान लेते हैं, भैया मेरे रिस्पेक्ट में भैया अंबानी जी का पैसा बहुत ज्यादा है, या अंबानी जी का या अडानी जी का पैसा बहुत ज्यादा है, उनकी इनकम ज्यादा है, अपने को रिस्पेक्ट मानते हैं। तो हमेशा गति या विराम, जो रेस्ट जिसको बोला जाता है फिजिक्स में भी, किसी के रिलेटिव माना जाता है, ठीक है, किसी के रिलेटिव माना जाता है। तो हम बोलते हैं कोई भी बॉडी, कोई भी वस्तु अगर किसी के सापेक्ष समय के अनुसार अपने में परिवर्तन करती है तो उसको बोलते हैं गति में है वो, अगर अपने परिवर्तन नहीं करती है तो गति में नहीं है। मतलब समय के साथ किसी के सापेक्ष, ये सब वर्ड पे ध्यान रखिए, की वर्ड है ये सब, परिवर्तन, ठीक है। समय के साथ किसी के सापेक्ष मतलब किसी के रिलेटिव अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसको बोलते हैं वो बॉडी मोशन में है। अगर समय के साथ किसी में परिवर्तन नहीं होता है, नो परिवर्तन, नो परिवर्तन, तो उसको क्या बोलते हैं, वो भैया रेस्ट में है, इंजॉय कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई बस है, ये कोई बस है, ठीक है, ये लगना भी चाहिए बस है ना, ठीक है। ये कोई बस है, चल रही है इधर की तरफ। यहां मान लीजिए मैं बैठा हुआ, यहां पर मेरा कोई दोस्त बैठा हुआ है, दोनों को अंदर में क्या लग रहा है, भैया हम तो रेस्ट में हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूं, मतलब ए मेरा, अगर मेरा नाम ए है और ये बी है, तो ए जो है वो रेस्ट में है, बी भी क्या है, रेस्ट में है। तो किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, ए के रिस्पेक्ट में। बी किसके रिस्पेक्ट में, ए के है, ए किसके रिस्पेक्ट में, बी के है। और ए भी दोनों किसके रिस्पेक्ट में है, गाड़ी के रिस्पेक्ट में। अंदर में जो कुर्सी, अंदर में जो चेयर लगा हुआ है, जमीन है, ब्रेक है या स्टीयरिंग है, ठीक है, सब के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या है, रेस्ट में है। तो अपने आप को रेस्ट में तभी महसूस करते हैं हम लोग, या गति में तभी महसूस करते हैं, या महसूस, सॉरी, अपने आप को गति में तभी बोलते हैं हम लोग जब दूसरे के रिस्पेक्ट में हमारे परिवर्तन हो रहा है। यहाँ तो कोई चेंज नहीं हो रहा है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, हम जैसे बैठे हुए वैसे ही बैठे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग दोनों में क्या होगा, रेस्ट में हो गए। अगर यहीं पर कोई बंदा यहाँ बाहर में खड़ा है, उसको क्या लगेगा, यार ये तो इधर जा रही है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये बंदा क्या लगेगा, ये तो इधर जा रहा है, इसका मतलब ये मान लीजिए सी है, तो ए भी मूव कर रहा है, मूविंग, बी भी मूविंग, सी भी मूविंग। आपको लगेगा यार सी कैसे मूव कर रहा है, कर रहा है भाई, कोई भी आदमी किसी की रिस्पेक्ट में ही होता है। सी जो है ए और बी के रिस्पेक्ट मूव कर रहा है, ए और बी को क्या लग रहा है, अरे यार सी तो पीछे जा रहा है यार,
तो अगर कैलकुलेशन करेंगे सी का ए और बी के रिस्पेक्ट में, तो सी तो पीछे जा रहा है, सी को क्या लगेगा, ए और बी तो आगे जा रहा है। अगर इसको फ्रेम मानेंगे तो ए और बी वो आगे जा रहा है। तो यहां पर कोई भी आदमी रेस्ट में हो सकता है, कोई भी वस्तु रेस्ट में हो सकती है, या कोई भी वस्तु मोशन में हो सकती है। ये डिपेंड करता है फ्रेम पे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं फ्रेम होता क्या है। ठीक है, यहां आप देख रहे हैं मैंने फ्रेम को दो भाग में बांटा। फ्रेम क्या होता है, किसी से किसी को हम लोग एक तरह से बेंचमार्क मानते हैं, इसी से देखते हैं, है ना। एक तरह बोलते हैं ना कि एक ही फ्रेम से देखो भाई सबको, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, एक ही फ्रेम से देखो मतलब हम कैलकुलेशन सही करेंगे भाई, है ना। तो अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सबको एक ही फ्रेम से देखिए, है ना। एग्जाम में बोला जाता है ना कि एक ही टीचर कॉपी चेक करेगा तो सबको समान नंबर आएगा, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, यहां हम देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां हम देखते हैं फ्रेम जो है दो टाइप के होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या हुआ, जिसका स्पीड जो है यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब जिसका स्पीड कांस्टेंट स्पीड है और उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो है। वो यूनिफॉर्म मोशन मूव कर रहा है, मतलब एक ही डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है और यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, उसको इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, जैसे कोई मान लीजिए कोई ऐसे चक्री घूम रही है ना, ये घूम रही है बहुत तेजी से घूम रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका स्पीड जो है समय अंतराल पे चेंज कर रहा है, उसमें एक्सेलरेशन है। जहां भी एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आप नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगी, वो जहां एक्सेलरेशन नहीं होगा वो इनर्शियल फ्रेम हो जाएगी, मतलब उसका स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा, तो वो इनर्शियल फ्रेम हो जाएगी। आप ये मान के रखिए, ये कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन इनर्शियल फ्रेम एक्चुअल में, ये बहुत डीप की बातें हो जाएगी, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि स्टेट पीसीएस के लिए ये सब चीज़ जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इतना ही जानिए, एक्चुअल में कोई भी इनर्शियल फ्रेम होता ही नहीं है एक्चुअल में। जब आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ग्रेजुएशन वगैरह में या पोस्ट पीजी वगैरह में, वो इनर्शियल फ्रेम होता ही नहीं है, सारे फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं जब हम यूनिवर्स को लेके देखेंगे। ठीक है, लेकिन आप यही समझिए, कोई बंदा, अगर ये कोई बंदा है, ठीक है, अगर वो बंदा है, अगर वो रुका हुआ था, अर्थ को मान लेते या कुछ यूनिवर्स में एक ऐसी बॉडी को मानते उसके रिस्पेक्ट में, अगर ये बंदा रुका हुआ था तो ये क्या हो गया, या ये अगर मूव भी कर रहा था इधर की तरफ, अगर कांस्टेंट स्पीड था, अगर उसमें एक्सेलरेशन नहीं था, तो इस बंदे को हम मान लेंगे हम ये इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, अगर कोई बंदा मूव कर रहा है इधर की तरफ और उसको स्पीड है और इसका एक्सेलरेशन भी है, तो वो बंदा क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। वो बंदा जो कैलकुलेशन करेगा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में कैलकुलेशन करेगा। अब यहां पर हमने देखा था, एक ट्रेन थी हमारी या एक बस था हमारा, अंदर में दो आदमी बैठे हुए थे, एक बंदा बाहर में था। तो ये बंदा जो है, मान लीजिए किसी बाहर के रिस्पेक्ट में, इसको हम माना, किसी ने किसी को तो मानना पड़ेगा यार, पॉइंट ऑफ इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी जीरो थी, ये स्पीड जीरो थी, तो यहां पर ये क्या हो गया, इनर्शियल फ्रेम हो गया। ये इसके रिस्पेक्ट में देख रहा है कि भैया ये जो है इधर उधर जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया, मूव कर रहा है। तो सारा कैलकुलेशन अगर ये कर रहा है कैलकुलेशन, तो इन दोनों को क्या मानेगा, मूविंग। ठीक है, और ये भी अगर इसको देखेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा, तो ये भी इसको क्या मानेगा, मूविंग, अपने रिस्पेक्ट में। तो हम देख रहे हैं कोई बंदा एक्चुअल में रुका हुआ है लेकिन वो दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में मूविंग है। ठीक है, तो फ्रेम चेंज होने पे आपका रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट भी चेंज हो जाता है। अगर कोई बंदा बोलता है रेस्ट में है, हो सकता है भाई रेस्ट में है, जब तक वो फ्रेम को डिफाइन ना करे। ठीक है, या कोई बंदा बोलता है मोशन में है, हो सकता है वो रेस्ट में हो, झूठ बोल रहा हो वो, या उसका फ्रेम चेंज हो जाए तो उसका मोशन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी मोशन और रेस्ट जो है वो टोटली डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम, किस फ्रेम से आप देख रहे हो। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।